नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत में आखिर इतने बड़े बदलाव आए कैसे। मतलब सोचिए, कैसे कुछ नई तकनीकों, नए औजारों और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामाजिक ढांचे ने उस समय के पूरे समाज को जड़ से बदल कर रख दिया। जनपदास और महाजनपदास का वो दौर सच में एक बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, जिसका असर आज तक हम अपनी भारतीय सभ्यता पर देख सकते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम दूसरा शहरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन को समझेंगे, फिर लोहे के फायदों पर बात करेंगे, उसके बाद पहले सिक्कों का आना, फिर एक जटिल समाज का संगठन, उसके बाद वर्ना और जाति व्यवस्था, और आखिर में समाज का विकास कैसे हुआ। ये सारे पॉइंट्स हमें बताएंगे कि कैसे फिजिकल टेक्नोलॉजी ने एक कैटलिस्ट का काम किया और समाज के ढांचे को पूरी तरह से एक नया आकार दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, दूसरा शहरीकरण। महाजनपदों के इस नए युग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। अब इन दो अलग अलग दौर का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में, जिसे हम पहला शहरीकरण मानते हैं, ज्यादातर तांबे और कांसे यानी कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, राइट? लेकिन गंगा के मैदानों में जो ये नए शहर उभर रहे थे ना, उनकी बुनियाद एक बिल्कुल ही नई धातु पर टिकी थी, और वो धातु थी लोहा। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, लोहे का लाभ। अब देखते हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी के आने से सब कुछ कैसे बदल गया। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि लोहे का विकास कोई रातों रात नहीं हुआ था। शुरुआती दौर में लोहा निकालने की तकनीक विकसित जरूर हुई, लेकिन इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने में सच में सदियां लग गईं। उत्तर काल आते आते इसका व्यापक उपयोग शुरू हुआ, और फिर करीब 1000 ईस्वी पूर्व तक इसी लोहे की बदौलत नए साम्राज्यों का उदय हुआ। एक बार जब लोहे का इस्तेमाल आम हो गया ना, तो इसके फायदे कमाल के थे। सबसे बड़ी बात, इसने बड़े पैमाने पर खेती को बहुत आसान बना दिया। और सिर्फ खेती ही नहीं, लोहे से कांसे के मुकाबले कहीं बेहतर हथियार बनने लगे, जैसे कि बहुत हल्की और तेज तलवारें, भाले और ढाल। जाहिर है, पड़ोसी महाजनपदास के बीच युद्ध तो होते ही थे, और इन्हीं नए हथियारों ने नए राज्यों और बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, प्रथम सिक्के। लोहे के साथ साथ एक और बहुत बड़ी क्रांति आई थी, फिजिकल मनी यानी भौतिक मुद्रा की शुरुआत। जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा था, उसे संभालने के लिए नए तरीकों की जरूरत पड़ने लगी, और इसी बढ़ते व्यापार का नतीजा था भारत में पहले सिक्कों का इस्तेमाल। ये जो सबसे पहले सिक्के थे ना, ये चांदी जैसी नरम धातु से बनाए जाते थे, जिन पर अलग अलग प्रतीक पंच किए जाते थे। इसीलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। देखते ही देखते इन सिक्कों का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों और दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ लेन देन के लिए होने लगा। व्यापार के लिए ये एक रियल गेम चेंजर था। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 4, जटिल समाजों का संगठन। अब हम देखेंगे कि इस बढ़ती हुई आबादी ने खुद लोगों को कैसे बदल दिया। यहां पर इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, जब कोई भी सभ्यता इतनी तेजी से फैलती है और नई तकनीकों को अपनाती है, तो वो नेचुरल तरीके से अपने लोगों को अलग अलग वर्गों में क्यों बांटने लगती है? आखिर किसी भी कॉम्प्लेक्स समाज को खुद को ऐसे समूहों में बांटने की जरूरत क्यों महसूस होती है? तो इसका सबसे अहम कारण ये है कि एक विशाल और जटिल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुव्यवस्थित समूहों की जरूरत होती है। चाहे वो शासन हो, धर्म हो, शिक्षा, व्यापार, खेती या फिर कलाकारी, इन सभी पेशों को संभालने के लिए अलग अलग ग्रुप्स चाहिए होते हैं, ताकि समाज का हर हिस्सा एक बड़ी मशीन के पुर्जों की तरह ठीक से काम कर सके। और इसी से जुड़ा है हमारा 5वां सेक्शन, वर्ना जाति व्यवस्था। इस विशाल संगठन को हासिल करने के लिए प्राचीन भारत ने एक 2 टियर सिस्टम बनाया था। इस व्यवस्था में जो पहली श्रेणी थी वो थी जाति। बेसिकली एक ऐसा लोकल कम्युनिटी ग्रुप था जहां एक खास तरह की स्किल, जैसे खेती करना, धातु का काम या व्यापार, को उनकी आजीविका से जोड़कर देखा जाता था। और ये खास स्किल्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवारों के जरिए आगे बढ़ती थीं। आसान शब्दों में कहें तो आपका पेशा ही आपकी कम्युनिटी की पहचान बन जाता था। अब जाति के साथ साथ एक और बहुत बड़ी और व्यापक श्रेणी थी, वर्ना। वर्ना का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वैदिक ग्रंथों से निकल कर आया था। इसने पूरे समाज को उनके काम और रोल्स के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया।
ये एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क था। इस ढांचे को अगर हम समझे तो इन चारों वर्णों की भूमिकाएं बिल्कुल स्पष्ट थीं। ब्राह्मण्स का काम था ज्ञान को सुरक्षित रखना और अनुष्ठान करना। क्षत्रियस की जिम्मेदारी थी समाज की रक्षा करना और युद्ध लड़ना। वैश्यस का काम था व्यापार और खेती के जरिए समाज की संपत्ति बढ़ाना। और शूद्रस में मुख्य रूप से शिल्पकार और श्रमिक शामिल थे। आदर्श रूप में देखा जाए तो ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक थे, ताकि रक्षा से लेकर इकोनॉमी तक समाज की हर जरूरत पूरी हो सके। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है, ये जो अंग्रेजी शब्द कास्टा हम आज इतना सुनते हैं ना, ये असल में भारत का है ही नहीं। 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली यात्री भारत आए थे, ये उनके शब्द कास्टा से निकला है। जब उन्होंने भारत के इस जटिल वर्ण जाति सिस्टम को देखा तो उसे समझने और कोई नाम देने के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। है ना दिलचस्प? फाइनली हम आ गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, समाज का विकास। कोई भी समाज कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा समय के साथ बदलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि शुरुआती दौर में ये सिस्टम आश्चर्यजनक रूप से फ्लेक्सिबल यानी लचीला था। उदाहरण के लिए, अगर कोई लंबा सूखा पड़ जाए तो किसानों का समूह शहर जाकर दूसरा पेशा अपना सकता था। इस लचीलेपन ने शुरू में अर्थव्यवस्था को बहुत स्थिरता दी, लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गई ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म होने लगी और बाद के काल में ये सिस्टम बहुत ज्यादा कठोर और असमान हो गया। अब देखिए, सोर्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक आदर्श समाज में सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए था, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और ही थी। इन कठोर विभाजनों के चलते समाज में पैसा, ताकत और प्रभाव बहुत ही असमान रूप से बंट गया। समय के साथ और खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान ये असमानता और भेदभाव समाज में बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुके थे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मानव इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जब किसी विशाल आबादी को स्वाभाविक रूप से अलग अलग कामों के लिए संगठित किया जाता है, तो क्या पूर्ण समानता कभी हासिल की जा सकती है? आज के हमारे आधुनिक समाज इन ऐतिहासिक असमानताओं का किस तरह सामना कर रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।